वाटर एटीएम लगाने के पीछे सारे गणित आप लोग जानते होंगे, पब्लिक जानती है, सारी जनता जानती है। अरे उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट में सारी चीज़ें क्या-क्या होती है वो एक बोरवेल खोदा जाता है, नल कनेक्शन लगाया जाता है, सारा जो प्रोजेक्ट होता है, चाहे लाखों का प्रोजेक्ट हो, उसमें क्या होती है कमीशनखोरी सीधी-सीधी होती है। दिग्गज पार्षद, सारे बड़े पार्षद इधर ही टाउनशिप से, मेयर साहब भी है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर साल देखिए आप यहाँ पे नए नए पार्क बनते जा रहे हैं, झूले लगते जा रहे हैं, लेकिन इतना पार्क और झूले की जरूरत क्या है? सभी लोग वोट देते हैं, सारी लोग। लेकिन शिकायत रहती है कि टाउनशिप के लोग वोट देने निकलते नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए आप लोग को प्रयास। कुछ लोग हैं। नहीं सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वोटर रेशियो देखोगे तो बहुत कम है। बिल्कुल, खासकर ये टाउनशिप के जो लोग हैं पता नहीं वो जागरूक हैं, उसके बावजूद अपने घर से नहीं निकलना चाहते या निकलते नहीं सर ने हैं। जो कहा उसको रोजगार का अवसर पहले लाना चाहिए। और 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की सरकार रही है उसने रोजगार का कोई अवसर नहीं लाया। विशेषकर भिलाई वाले लोग तो एकदम मैंने रोजगार है ही नहीं है, बहुत मुश्किल। यहाँ पे आप देखेंगे भिलाई में, आप घूम लीजिए टाउनशिप में, सभी लोग बेंगलोर में चले जा रहे हैं, पुणे चले जा रहे हैं, हैदराबाद चले जा रहे हैं, बॉम्बे चले जा रहे हैं। जब कांग्रेस का शासन था तो ठेका श्रमिक जब अपना पीएफ का पैसा निकालता था, जो उसका खुद का जमा राशि थी, तो उसको ठेकेदारों को दलाली के रूप में 50% तक के देना पड़ जाता था। पर अभी जो केंद्र सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई, ऑनलाइन ऐसा कर दिया है कि वो किसी भी चॉइस सेंटर में बैठता है, 10 रुपए देता है और अपना पैसा अपने अकाउंट में ले लेता है। लेकिन एक चीज़ है कि अभी केंद्र सरकार के प्रयास से एक अच्छा काम भी हो गया है कि हमारा जो पेंशन था वो नया पेंशन योजना लागू हो गया है। हमारा भिलाई मिनी इंडिया जो है, भिलाई स्टील प्लांट के बगैर अधूरा है। और चूंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जिस पे रोज लगातार अलग अलग विषयों पे लोग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे उछाल रहे हैं, चाहे वो महादेव बुक हो, चाहे वो धान का मामला हो, चाहे वो शराब का मामला हो। लेकिन भिलाई में रहकर भिलाई स्टील प्लांट की बात ना करें तो बात बिल्कुल अधूरी है। बात इसलिए अधूरी है क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के जो कर्मचारी हैं वो भी वोटर हैं, उनके भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उनकी उम्मीदें भी मौजूदा जो विधायक होते हैं, जो पहले के विधायक थे, उनसे उम्मीदें होती हैं, और आने वाले जो भावी विधायक हैं उनसे भी उम्मीदें हैं। तो क्यों ना उन मुद्दों को लेके, उन उम्मीदों को लेके, उन समस्याओं को लेके बीएसपी कर्मियों से बात की जाए। हमारे साथ कुछ कर्मी मौजूद हैं, सेक्टर 7 में हम मौजूद हैं। उज्ज्वल दत्ता श्रमिक नेता हैं, उनके साथ उनकी टीम है। तो हो सकता है ये बीजेपी समर्थित हो, और हमारी कोशिश होगी जो कांग्रेस समर्थित हैं उनसे भी बात करेंगे, चूँकि पहले सवाल आने चाहिए, क्योंकि मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं तो ये हमेशा विरोध में बोलेंगे। तो कांग्रेस समर्थित जो यूनियन है उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जवाब चाहेंगे। तो पहले प्रश्न खड़े कर ली जाए, पहले मुद्दों पर बात कर ली जाए। दादा, मौजूदा विधायक कांग्रेस के हैं, चूँकि एक विधायक की भूमिका क्या होती है बीएसपी प्लांट में? आप लोग के कर्मी, आप लोग चूँकि कर्मी हैं तो आप लोग से कितने जुड़े रहते हैं वो? देखिए, हमारे भिलाई के अंदर जो है वो ऐसा विधायक की भूमिका ये होती है कि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो छत्तीसगढ़ का एक ऐसा स्रोत है जो सबसे ज़्यादा टैक्स नगर निगम को देता है, और पूरे छत्तीसगढ़ सालाना करोड़ों रुपए में। मतलब आप ये मान के चलिए कि भिलाई 15 करोड़ के आसपास है। नहीं, ज़्यादा ही है। भिलाई नगर निगम को जो पैसा है वो सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट के ही टैक्स से है। सबसे बड़ा वो है उसका, सबसे बड़ा है पूरे छत्तीसगढ़ में जितने निगम है, सबसे ज़्यादा पैसा है। तो हम लोग कर्मचारी है और हमारा ही टैक्स, हमारा ही पैसा है। हम उम्मीद रखते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई रहे, स्वच्छता रहे, भिलाई टाउनशिप के अंदर यहाँ नाले वाले अच्छे नगर निगम बनाए, और मतलब कि यहाँ के जंगल झाड़ियाँ ठीक हो। लेकिन ज़्यादातर यही देखते हैं कि मतलब कुछ पार्क बनाए गए हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं होता, अंदर पूरी झाड़ी जंगल हो जाते हैं और वहाँ पे लोग शराब भी पीते हैं, जिस कारण से टाउनशिप के लोगों को परेशानियाँ होती है। तो अभी ये सब हमारे आगे मुख्य मुद्दे हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी हमारे कई सारे ऐसे हैं, जैसे हमारा एरियास है, बोनस है, उसमें भी कुछ कमी हुई है, हम लोगों ने उसके लिए आवाज़ उठाया है। और अभी इंटरनल चीज़ों पे कोई बात नहीं करता। अभी जैसे विधानसभा चुनाव है, ये इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है, लेकिन इस पे किसी ने अपने घोषणा पत्र में नहीं रखा, किसी ने अपने एजेंडे में नहीं रखा इस विषय को। देखिए, घोषणा पत्र जो पार्टी की बनती है छत्तीसगढ़ लेवल में बनती है, और स्थानीय लेवल में जो घोषणा पत्र बनती है वो मतलब भिलाई तो एक बड़ा स्रोत है, उतने बड़े चीज़ में काम करने के लिए यहाँ हमारे यहाँ क्या एक संगठन भी है NJCS करके, तो वो ही सभी चीज़ों को डिसाइड करती है। तो हमारे
इसीलिए क्या होता है कि एनजेसीएस के रहने के कारण भी बीएसपी के लोगों को बहुत नुकसान होता है, उनकी कई सारे सुविधाएं नहीं मिल पाती है। फिर भी मोदी जी ने काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। बीच में तो एनजेसीएस के रीस्ट्रक्चर की भी बात चली थी और उनको उम्मीद है कि इस बार वो इस 5 साल के टर्न ओवर में रीस्ट्रक्चर का काम हो जाएगा। और हम लोग ने अभी मोदी जी आए थे तो कुछ लोगों ने, हमारे यहाँ के पूर्व विधायक ने यहाँ के एरियास और कई सारे बोनस जैसे कई बीएसपी के मुद्दों को भी रखा है। एरियास का मामला ये है कि 39 महीने के एरियास नहीं मिल पा रहा है, 39 महीने का जो लाखों में है। और बीएसपी के लोग, ये हम लोग का जो वेज डिवीजन हो गया है 39 महीने बाद हुआ है। वेज डिवीजन जो हमारा हर 4 साल में जो, देखो बीएसपी कर्मी इस बात को समझ जाएंगे, लेकिन नॉन बीएसपी कर्मियों की भी बात समझानी पड़ेगी। हर 5 साल में जो हमारे जो कर्मियों का जो वेतन समझौता होता है, जिससे हमारा वेतन फिर से अपग्रेड होता है। हाँ। तो वेतन समझौता होने में टाइम लगा और उसका जो एरियास है हम लोगों को नहीं मिल पा रहा। तो एरियास नहीं, जो गैप है वो पैसा मिलना था। तो उसके लिए क्या है कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनसे भी चर्चा हुई है और इससे ऐसा उम्मीद है कि अगर इतने ऊपर तक बात जाएगी तो कुछ ना कुछ एक सकारात्मक हल जरूर निकलेगा। कितने महीनों से पेंडिंग है एरियर से? 2 साल। ये एरियास हमारा 2 साल से महीने का एक साथ मिलना है, लेकिन 2 साल से पेंडिंग है। 2017 से 2020 तक का नहीं मिला अभी तक। अच्छा जी, तो 21, 22, 23 तक अभी तक हाँ मिला नहीं है। 2 साल और लेट हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा 2 साल लेट हो चुका है। 2 साल और लेट हो चुका है ऑलरेडी। और 2017 जनवरी से हमारा वेज रिविजन हुआ था। 2020 में लेट वेज रिविजन को मतलब करते करते 2020 लग गया और उसका 2017 से 2020 का 39 महीने का एरिया अभी तक नहीं मिला है हमको। एक कर्मी को कितने मिल जाएंगे अगर वो मिल जाए? वो कम से कम 2.5 से 4.5 लाख बनता है। हाँ जी, ऐसे कितने कर्मचारी होंगे? ऐसे पूरे सेल में तो 50,000 कर्मचारी है और भिलाई स्टील प्लांट में 12,500 कर्मचारी है जिनको मिलेगा इसका लाभ 39 महीने का एरिया अगर मिल जाए। जी। लेकिन एक चीज़ है कि अभी केंद्र सरकार के प्रयास से एक अच्छा काम भी हो गया है कि हमारा जो पेंशन था वो नया पेंशन योजना लागू हो गया है, जिसके चलते जो पेंशन लोगों को 4,200 रुपये के आसपास मिलता था, अब वो हर किसी के, ये मान के चलिए 28,000 से कम लगभग 60,000 के आसपास अब कर्मचारियों को मिलेगा। रिटायर होंगे उनको 28,000 नहीं, 58 साल के बाद से मिलना चालू हो जाएगा। ये एक बड़ी उपलब्धि हुई है और एक अच्छा सकारात्मक उपलब्धि हुई है। क्या लगता है कि जो 39 महीने से जो एरियर पेंडिंग है कब तक क्लियर हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा? 39 महीने का एरियाज का आप देखिए, जिस प्रकार से पेपरों में और सब में आ रहा है कि चर्चा हुई है, तो हो सकता है कि कुछ हम लोग को थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। हो सकता है थोड़े दिन बाद इसका कुछ सकारात्मक के बीच में कोई गुड न्यूज़ आ जाए। हाँ, गुड न्यूज़ आ जाए तो बहुत अच्छी बात, माहौल पलट जाएगा फिर तो बहुत बहुत बधाई हो। साथ में क्या है, एक ठेका श्रमिकों का भी एक काम हुआ है कि जो हमारे सांसद जी ने उसमें योगदान दिया था और उनका जो आयु सीमा है वो 58 से 60 साल हुआ है। तो उससे क्या 2 साल उनकी नौकरी बढ़ी है। और दूसरा क्या है, पहले जब कांग्रेस का शासन था तो ठेका श्रमिक जब अपना पीएफ का पैसा निकालता था, जो उसका खुद का जमा राशि थी, तो उसको ठेकेदारों को दलाली के रूप में 50% तक के देना पड़ जाता था। पर अभी जो केंद्र सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई, ऑनलाइन ऐसा कर दिया है कि वो किसी भी चॉइस सेंटर में बैठता है, 10 रुपये देता है और अपना पैसा अपने अकाउंट में ले लेता है। और भी लोग कुछ बात करते हैं। दादा क्या हालचाल है? बस सब ठीक है। चुनाव ही चुनाव अपने रंग में है। चुनाव इम्पैक्ट पड़ता होगा टाउनशिप के वोटरों का? भिलाई विधानसभा में तो टाउनशिप के वोटरों का 90% इम्पैक्ट है। हाँ, 90% है। फिर नेता लोग आप लोग को साधने के लिए, बीएसपी कर्मियों को साधने के लिए ऐसे क्या करते होंगे जो आप लोग उनको वोट देते हो? बीएसपी कर्मियों, देखिए हमको तो, हम लोग चूंकि ट्रेड यूनियन करते हैं, हमको मालूम है एक विधायक की सीमा, एक सांसद की सीमा या संयंत्र के अंदर उनके कर्मियों के हितों की रक्षा करने के लिए कितनी है। क्योंकि हम लोगों की जो भी समस्याएं हैं, वेतन समझौते से लेकर बोनस का मुद्दा हो या नाइट शिफ्ट अलाउंस हो या एचआरए का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें एक बाईपार्टेड फोरम होती है जिसको एनजेसीएस एवं प्रबंधन के बीच में, प्रबंधन और एनजेसीएस के बीच में तय होता है। और अभी तक तो हमने अपने जीवन में नहीं देखा है कि कोई जनप्रतिनिधियों ने इसमें हस्तक्षेप करके अभी तक मेरा अनुभव यह कहता है कि मैं ट्रेड यूनियन में बहुत पुराने से जुड़ा हुआ हूं कि इसमें जनप्रतिनिधियों का कोई हस्तक्षेप रहा हो। बट जो भी एनजेसीएस यूनियन है यहाँ पे, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई है। ये बात भी सच है। जैसे आप लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं व्यक्तिगत, हाँ, हम लोग बीजेपी समर्थित है। सांसद विधायक जो भी है उनके समर्थित है। पर एनजेसीएस ये यूनियन भी जो है वो के, हाँ, और दूसरी बात है एनजेसीएस का रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होने की वजह से, देखिए अभी सिर्फ 2 स्टील प्लांट है जहाँ चुनाव हुए हैं। राउरकेला में इंटक जीता हुआ है और भिलाई में बीएमएस जीता हुआ है। पर यहाँ पे इसके अलावा भी जिनका कहीं कोई आधार दिखता नहीं है, कहीं कभी कोई चुनाव में जीत के नहीं आया, जैसे एचएमएस है, एटक है ना।
इन लोग तो कभी मिला नहीं उनको। हाँ हाँ, कहीं चुनाव बोकारो में चुनाव ही नहीं हुआ है कभी, आप सोच सकते हैं, वो भी एनजेसीएस में बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग केंद्र शासन से ये मतलब केंद्र सरकार से हम ये उम्मीद करते हैं कि इसका रिस्ट्रक्चरिंग करे, जो चुने हुए लोग हों वो जाए हमारे वहाँ पे बात करने के लिए, ना कि बिना चुने हुए लोग वहाँ पे बात करें। ठीक है, मौजूदा विधायक से और क्या उम्मीदें हैं? चूँकि उम्मीदें तो बहुत सारी होंगी जो आने वाले विधायक होंगे उनसे, लेकिन देवेंद्र यादव का कार्यकाल कैसा रहा आप लोग के सबसे बड़ा मामले में? उम्मीद हम लोग को टाउनशिप में है कि टाउनशिप की जो कानून व्यवस्था सही रहे, यहाँ पर किसी प्रकार का लोगों को सुरक्षित महसूस हो। और जो हमारे टाउनशिप की सबसे बड़ी समस्या है कि आने वाली पटरी पर वाले अक्सर ये बोलते हैं कि भैया टाउनशिप में ज़्यादा डेवलपमेंट नगर निगम ने किया है, वो चाहे गार्डन हो चाहे नाली, अब तो पेवर ब्लॉक भी सबसे ज़्यादा विकास मतलब यहाँ पे हुआ है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो डेवलपमेंट तो हो ही रहे टाउनशिप में। नहीं, टाउनशिप में डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है, एक भिलाई स्टील प्लांट करती है, एक नगर निगम करती है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो भी आजकल पहले की तुलना में बहुत पीछे हो गई। आप किसी के भी घर में चले जाइए, देखिए कि वहाँ पर कितना सीपेज है, उनके घरों में कितनी तकलीफ़ें हैं। और अभी और जो नगर निगम भी कर रही है तो भी जो है जो हमारे घरों तक पीने का स्वच्छ पानी भी पहुँच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये दोनों ही पक्ष से हम लोग मार खा रहे हैं। तो अब ऐसा हो रहा है कि नगर निगम भी हमारे लिए हमको इतना डेवलपमेंट नहीं दिखता आप जितना लोग भी होना नहीं चाहते चाहिए। कि किसी विधायक इंटरफेयर हो, किसी राजनेता का इंटरफेयर हो आप लोग की यूनियन में, आप लोग के कामों में? नहीं, इंटरफेयर तो नहीं चाहते, लेकिन मतलब ये भी चाहते हैं कि कोई सकारात्मक काम हो तो सबको करना चाहिए, चाहे विधायक हो चाहे जो भी हो, हम लोग हो जो विधायक, सब लोग जनता का भला ही चाहते हैं। लेकिन और थोड़ा अच्छे से करने से लोगों को और खुशी होती है, ऐसा सांसद जी का लगता है। हस्तक्षेप ज़्यादा हो सकता है क्योंकि सेंट्रल में जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं आप लोग। देखिए, सांसद जी जो है उनका जो आवाज़ उठाने का काम है संसद में, उन्होंने 2-3 बार हमारे बीएसपी के मुद्दों को बहुत अच्छे से उठाया है। और वेज विजन जो हमारा हो पाया भी, वो भी सांसद जी का उसमें अथक प्रयास रहा। उन्होंने, मैंने देखा दिल्ली में मंत्रियों से मिलना, बात करना, संसद में आवाज़ उठाना, ये उन्होंने लगातार किया है। और अभी जो 58 से 60 साल ठेका श्रमिकों की आयु को बढ़ाना, ये भी उन्होंने किया है। तो और क्या मुद्दे हैं सर, मैं आपको रुकूंगा जी। और जो टाउनशिप वाले जो आप लोग की पीड़ा होगी जो आप लोग बता नहीं सकते हैं। जैसे आपने बात किया विकास की, ये पेपर ब्लॉक बिछ गया, ये बिछ गया, वो बिछ गया, इसके पीछे ये भी रहता है ना कि बड़े बड़े ठेकेदार का करोड़ों रुपए कमीशन भी आ जाता है। भाई अगर मान लो कोई नगर निगम से कोई विकास कार्य कर रहा है, पेपर ब्लॉक बिछा रहा है, इनके पीछे इनका कमीशन है, स्वाभाविक है। और बीएसपी मैनेजमेंट इतना काम कर देती है, बीएसपी मैनेजमेंट इतना काम कर देती है, हमको किसी जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत कम जरूरत पड़ती है। भाई एक बीएसपी एम्प्लॉय को पेमेंट भी बीएसपी दे रही है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख, अस्पताल, आपके स्वास्थ्य, सारी चीज़ें देख लेते सब हैं। देख रही है। छोटे मोटे जैसे काम पड़ते हैं मेंटेनेंस ऑफिस में, यहाँ वहाँ, तो वहाँ मान लो नहीं हो रहा है, तो हमारे जो ट्रेड यूनियन के नेता हैं जैसे उज्ज्वल दत्ता जी हैं, वो करा देते हैं। एक फ़ोन में करवा देते हैं। तो हमको किसी जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद की जरूरत बहुत कम पड़ती है, भाई मेरा मानना है। वोट देते कि नहीं देते सारे टाउनशिप वाले लोग? सभी लोग वोट देते हैं, सारी लोग। लेकिन शिकायत रहती है कि टाउनशिप के लोग वोट देने निकलते नहीं, इसके लिए कुछ करना चाहिए आप लोग को प्रयास। कुछ लोग हैं। नहीं, सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि वोटर इशू देखोगे तो बहुत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, खासकर ये टाउनशिप के जो लोग हैं पता नहीं ये जागरूक हैं, उसके बावजूद अपने घर से नहीं निकलना चाहते या निकलते नहीं सर ने हैं। जो कहा कि हमें जनप्रतिनिधि की जरूरत बहुत कम पड़ती है, शायद इसीलिए वोट नहीं देते। नहीं, देखिए क्या होता है, यहाँ का कल्चर ही थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कुछ थोड़ा पॉजिटिव टाइप के लोग भी हैं जो किसी को मतलब नहीं है। हाँ, मतलब नहीं है, जो मतलब एक देश के जो भविष्य तय करता है, अपना आपका एक वोट देश के भविष्य या हमारे राज्य के भविष्य तय करता है, उनके उसके महत्व को नहीं जान रहे हैं। उनको जानना चाहिए, निकलना चाहिए। और जिस दिन हमारा भिलाई का, खासकर टाउनशिप की बात कर रहा हूँ, जिस दिन वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा, वो सही मायने में वहाँ भिलाई की जीत होगी, है ना। और ये दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि भिलाई का माहौल, मैं जैसे अभी हमारे वर्तमान विधायक के बारे में बोलना चाहता हूँ। अभी विगत 5 सालों में जब यदि देखा जाए तो भिलाई के जो आबो हवा, यहाँ की जो फिज़ा है, यहाँ का जो वातावरण है, पूरी तरह से बदल गया। सबसे पहले तो महादेव है, जहाँ भिलाई एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था, जहाँ आईआईटी और जहाँ हमारे लड़के लोग कम से कम मोर देन 40 जो आईआईटी में लगते थे, जिसको एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता था, आज महादेव आईडी के नाम से जाना जा रहा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आए दिन छापे पड़ रहे हैं। विगत अभी कुछ दिन पहले 5 करोड़ का जो छापा पड़ा है, इसमें हो क्या रहा है कि हमारा जो नया जनरेशन है, नया जनरेशन को सीधा सीधा पैसा दिख रहा है और उस गलत लाइन की गलत दिशा में बढ़े जा रहा है। दूसरा एक और जो समस्या जो बहुत मतलब विगत तेज़ी से बढ़ रही है, छत्तीसगढ़ में नशाखोरी।
आप देख रहे हो कि शराब की जो सेवन हो रहा है, शराब के साथ साथ टाउनशिप पे बताइए ना सर, टाउनशिप के मुद्दे बताइए ना। टाउनशिप की बात कर रहा हूँ, टाउनशिप की। हाँ, टाउनशिप में बता, दो मिनट में बता देता हूँ। टाउनशिप में ये शराब, आप गली गली जाके देख लिए, गांजा ये सब शराब पी रहे, बॉटल पड़े रहती है। समस्या मैं बता रहा हूँ, समस्या में देखिए, हमारे बीच में बहुत बड़ी एक समस्या आई थी, गंदे पानी आने की समस्या। गंदे पानी की समस्या को बिल्कुल बहुत सफ़र किए हैं, और ये सफ़र अभी भी चालू है। यदि आप बोलोगे तो सेक्टर 2, सेक्टर 1, 2-4 सेक्टर में आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, लेकिन 10% अभी भी कचड़े आ रहे हैं, और अभी भी सेक्टर 10 में या कुछ सेक्टर में अभी भी आ रहे हैं। लेकिन उसका समाधान करने के बजाय हमारे विधायक जी ने क्या कहा, कर दिया, वाटर एटीएम चालू करवा दिया। समाधान हुआ नहीं उससे? वाटर एटीएम का समाधान कहाँ, पहले तो पैसा ले रहे थे, अभी चुनाव आ रहा है तो ये फ्री करवा दिया है। किसी भी समस्या का समाधान होता है, नहीं ना कि उसका कोई वो अल्टरनेट निकाल दे, विकल्प, और विकल्प खोजना बहुत आसान था। विकल्प कुछ दिनों के लिए हो सकता है, हाँ, लंबे समय तक नहीं हो सकता। तो ये करना था, उन्होंने उसको छोड़ दिया, और अपना जो भी है उनका पर्सनल जो इनकम कमाना चाह रहे हैं, जो भी, उन्होंने वाटर एटीएम लगा दिया। एक वाटर एटीएम लगाने के पीछे सारे गणित आप लोग जानते होंगे, पब्लिक जानती है, सारी जनता जानती है। अरे उसमें इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट में सारी चीज़ें क्या क्या होती है, वो एक बोरवेल खोदा जाता है, नल कनेक्शन लगाया जाता है, सारा जो प्रोजेक्ट होता है, चाहे लाखों का प्रोजेक्ट हो, उसमें क्या होती है, कमीशन खोरी सीधी सीधी होती है। और पेवर ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, गणित मुझे नहीं, हम पब्लिक को मालूम है। और मैं और एक ध्यान में आपको पेवर ब्लॉक की बात आई थी, पेवर ब्लॉक की बात आई थी, वाकई पेवर ब्लॉक हमारे शहर में, भिलाई शहर में ज़रूरत है क्या? जहाँ मर्जी है वहाँ पर पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। पेवर नहीं, पेड़ चाहिए। कुछ दिनों पहले ये पेड़ चाहिए। आप देखो, वो सड़क, भिलाई की सड़कें काफ़ी अच्छी है, अंदर की सड़कें अच्छी है, डाउन चौड़ी भी हैं, सड़कें के बाजू में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं, मैदान में लगाए जा रहे हैं, जिसका कोई अता पता नहीं है ना? ठीक है। देखिए, भिलाई में जो अभी पहले तो बीएसपी पूरा सारा यहाँ का व्यवस्था, गार्डन वार्डन सब देखती थी। जब से ये पार्षद चुनाव हुआ है, भिलाई का हालत और बहुत बेकार हो गया है। सारे दिग्गज पार्षद, सारे बड़े पार्षद इधर ही टाउनशिप से, मेयर साहब भी है। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि हर साल देखिए आप, यहाँ पे नए नए पार्क बनते जा रहे हैं, झूले लगते जा रहे हैं, लेकिन इतना पार्क और झूले की जरूरत क्या है? पहले जो आप बना चुके हैं उसको मेंटेन तो करिए। पहले जो पार्क और झूले लगे हैं, वहाँ जंगल झाड़ी हो गया है, वहाँ कम से कम एक माली रखिए, उसको प्रॉपर मेंटेन करे। उस पार्कों को जो ऑलरेडी जो बन चुके हैं उसको तो मेंटेन कर नहीं रहे हैं, लेकिन नए नए पेवर ब्लॉक लगा रहे हैं, नए नए पार्क बना रहे हैं, झूला बना रहे हैं। इसका क्या जरूरत है? इसका कोई मतलब नहीं। और मेन चीज क्या है, बेसिक जो है पानी के ऊपर जो पिछले 5 साल में जो यहाँ के जो विधायक थे, उन्होंने पानी के ऊपर कोई काम नहीं किया। इतना गंदा पानी अभी भी आ रहा है बीएसपी की तरफ से हम लोग को नल में, वो पानी हम लोग को शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है अभी। ये मैं कहना चाहता हूँ। दादा, एक बार अपील करा दीजिए, 17 तारीख को वोट जरूर देना है, क्योंकि टाउनशिप वालों की शिकायत रहती है, टाउनशिप वाले वोट नहीं देते हैं। तो एक बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। जैसा कि भिलाई नगर विधानसभा की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, जैसा बताया कि ये पेवर ब्लॉक मूलभूत सुविधाएं नहीं है। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जिससे अभी यहाँ का कर्मचारी हो या विधानसभा क्षेत्र के नागरिक हो आज ग्रसित हैं। पानी की समस्या है। स्थानीय विधायक जी जो अभी हैं, उन्होंने एक अपनी घोषणा पत्र में पिछली बार कहा था कि हम पाइपलाइन से बीएसपी के थ्रू 336 करोड़ से कुछ स्कीम भी तो आई है। नहीं, 336 की स्कीम, 336 की स्कीम जो है वो टाउनशिप में पानी सप्लाई के लिए नहीं है, पीने के पानी, वो प्लांट के लिए डिजिटल वाटर की ज़रूरत है। वहाँ जहाँ पीने वाले पानी की ज़रूरत है वो उसके लिए लाया जा रहा है। तो जैसे उन्होंने अपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि हम पाइपलाइन चेंज कराने का प्रयास करेंगे, तो पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने भिलाई टाउनशिप के नागरिकों के लिए ऐसा कोई भी प्रयास नहीं किया सिंगल कि जिससे ऐसा लगे कि यहाँ का पाइपलाइन चेंज होने वाला है। एक सिंगल प्रयास भी नहीं दिखा। और दूसरी शिक्षा की समस्या है। जैसे इससे पहले जो स्थानीय विधायक थे यहाँ पे, वो यहाँ पे बीएसपी के स्कूलों को देखते थे कि बीएसपी के स्कूलों का स्तर कैसा है, शिक्षक हैं कि नहीं। लेकिन अभी 5 साल में ऐसा कुछ दिखा नहीं कि स्कूल ऑलरेडी जो खोलने थे उनको, कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र में दिया था आत्मानंद स्कूल है, लेकिन बीएसपी के स्कूल जितने हैं जो पहले थे उनका फॉलोअप चलता था। स्थानीय विधायक बीएसपी मैनेजमेंट से बात करके बैठ के कि आप अपने स्कूलों को कैसे अच्छा कर सकते हैं, शिक्षकों की भर्ती ली जाए, तो ऐसा कुछ काम दिखा नहीं। इसलिए यहाँ के स्कूल बंद होते जा रहे हैं और बीएसपी कर्मचारी मजबूर होकर अपने प्राइवेट स्कूलों में एक मोटी रकम दे के अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। ये बड़ा दर्द है शिक्षा का अपने आप में, क्योंकि स्कूल बहुत सारे बंद हुए हैं। मैं लास्ट में एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे जो भिलाई की एक बहुत बड़ी समस्या है कि भिलाई जो है ना, धीरे धीरे बुजुर्गों का शहर होते जा रहा है। यहाँ पे रोजगार का कोई अवसर नहीं है
और यहाँ पे नए लोगों को रोज़गार नहीं है। तो अगर सरकार जो है उसको रोज़गार का अवसर पहले लाना चाहिए। और 5 साल में जो छत्तीसगढ़ की सरकार रही है उसने रोज़गार का कोई अवसर नहीं लाया। विशेषकर भिलाई वाले लोग तो बेकार एकदम, मैंने रोज़गार है ही नहीं है, बहुत मुश्किल। यहाँ पे आप देखेंगे भिलाई में, आप घूम लीजिए टाउनशिप में, सभी लोग बेंगलोर में चले जा रहे हैं, पुणे चले जा रहे हैं, हैदराबाद चले जा रहे हैं, बॉम्बे चले जा रहे हैं, और सब यहाँ बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 साल में रोजगार के लिए कोई कार्य नहीं किया। इसके साथ ही लास्ट में सभी मतदाता जो भिलाई टाउनशिप में, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग मतदान जरूर करें, जिस पक्ष में करें, लेकिन मतदान करें। और भिलाई जो पूरे देश के अंदर शिक्षा के नाम पर प्रसिद्ध है, तो वो वाली बात रहना चाहिए कि शिक्षित लोग हैं तो मतदान जरूर करेंगे। वाकई में शिक्षित लोग हैं तो मतदान जरूर करेंगे। शिकायत अक्सर टाउनशिप को लेकर रहती है कि टाउनशिप के लोग को कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वोट नहीं डालते हैं, वोट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा विडंबना वाली बात यह है कि यहाँ से वोट परसेंटेज जो है काफ़ी कम है। टाउनशिप के लोग थे, टाउनशिप के यूनियन के लोग हैं जिनसे बात करनी ज़रूरी थी। आगे भी कोशिश करेंगे और भी यूनियन वालों से मिलेंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे, जैसा कि इनसे बातचीत किए हैं। मौजूदा विधायक को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें कही है, समस्याओं को लेकर उन्होंने बातें कही कि समाधान हुआ है या नहीं। इस तरह के बाकी और भी अपडेट्स आपको लगातार मिलेंगे। चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय दुल्हे साहब, जहाँ से मैंने अपना कोटी और एक कुर्ता खरीदा है, और सहेली ज्वेलर्स। आप चाहें तो वहाँ पे जो चूँकि शादी का सीज़न है, त्योहारी सीज़न है, दिवाली आने वाली है, तो वहाँ पे जाके आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं। सहेली ज्वेलर्स, गांधी चौक, सिविक सेंटर और रिसाली में इनके शोरूम है। इसके अलावा केसरिया फैशन, दुर्ग पुलगांव थोक कपड़ा मार्केट में इनका बड़ा शोरूम है, और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा साड़ी और महिलाओं के लिए डेडिकेटेड ये शोरूम है, जहाँ पर आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। इस तरह बाकी अपडेट्स के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।